जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर वीएन पांडे बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत करता हूँ। बच्चों, प्राणी शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम लोग अभी तक ऑस्मो रेगुलेशन, डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन के टॉपिक्स पढ़ चुके थे। इस समय हम लोग रेस्पायरेशन या श्वसन क्रिया की कार्यकी का अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में श्वसन क्रिया के सामान्य परिचय की बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग श्वसन अंगों, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। बच्चों, इस रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में हम लोग मैमेलियन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स या ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, मानव के श्वसन अंग की चर्चा करेंगे। इसके दो प्रमुख भाग हैं, एक तो श्वसन पथ रेस्पायरेटरी पैसेज और दूसरा लंग्स या एक्चुअल प्लेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले श्वसन पथ या रेस्पायरेटरी पैसेज की बात करते हैं। ये वो मार्ग है जहाँ से होता हुआ वायु रेस्पायरेटरी ऑर्गन अर्थात फेफड़े तक पहुँचता है। तो श्वसन पथ या रेस्पायरेटरी पैसेज में आप देखेंगे कि ये नासा छिद्र से शुरू होता है और नासिका की कैनाल, नेजल कैनाल जिसको कहते हैं, नेजल कैनाल के आगे फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, ये मिल करके श्वसन पथ या रेस्पायरेटरी पैसेज का निर्माण करते हैं। जो नासिका होती है, नाक होती है, इसकी बाहरी ओपनिंग नॉस्ट्रिल कहलाती है। इसके भीतर का जो मार्ग है वो नेजल कैनाल कहलाता है या नासापथ कहलाता है, और जो नेजल कैनाल है वो भीतर फेरिंक्स में खुलता है। इंटरनल नेयर्स के द्वारा। आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं इंटरनल नेयर्स, इसके द्वारा खुलता है फेरिंक्स में। फेरिंक्स के आगे ट्रैकिया होता है। फेरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में एक लैरिंक्स नाम की रचना पाई जाती है जिसको स्वर यंत्र कहते हैं। जो नेजल कैनाल है, नासिका है, नासिका के अंदर एक टरबाइन बोल पाई जाती है जो वायु को थोड़ा सा रोटेट करवा करके अंदर ले जाती है। इस प्रक्रिया में हमें वायु का स्मेल भी, गंध भी प्राप्त हो जाती है। लैरिंक्स स्वर यंत्र कहलाता है। लैरिंक्स के आगे ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया यहाँ पर पहले लैरिंक्स की बात कर लें। लैरिंक्स कार्टिलेज की प्लेट से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स उसको घेरे हुए रहते हैं। इन्हीं कार्टिलेज की प्लेटों में से एक प्लेट जो है वो एपिग्लॉटिस कहलाती है। एपिग्लॉटिस का काम ये है कि जब हम निगल रहे हों, भोजन या जल निगल रहे हों, स्वेलोइंग का काम कर रहे हों, उस समय ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर देता है, ढक देता है, ताकि भोजन या जल के कण ट्रैकिया में ना पहुंचने पाएं। ये कार्य एपिग्लॉटिस करता है। तो लैरिंक्स के आगे ट्रैकिया है, और ट्रैकिया जो है ये हमारे गले में स्थित है। लगभग 1 इंच इसकी मोटाई होती है ट्रैकिया की, डायमीटर या इसका व्यास 1 इंच का होता है, और 4 से 5 इंच इसकी लंबाई होती है। पूरी की पूरी ट्रैकिया में सी आकार की कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। कुल ऐसी 15 से 20 रिंग पूरे ट्रैकिया को घेरे हुए रहती हैं। स्थान स्थान पर, थोड़े थोड़े से अंतराल पर ऐसी सी आकार की रिंग पाई जाती है। सी आकार की रिंग कहने का अर्थ है कि ये इनकम्प्लीट रिंग्स हैं।
रिंग का पूरा गोल घेरा नहीं होता है। लेटरल साइड अर्थात किनारों पर और वेंट्रल साइड इस तरफ तो ये रिंग पूरी होती है, लेकिन डॉर्सल साइड का ये रिंग का हिस्सा खुला हुआ होता है, इसलिए इसको सी शेप्ड या इनकम्प्लीट रिंग्स कहते हैं। कार्टिलेज की ऐसी रिंग्स ट्रेकिया में 15 से 20 की संख्या में पाई जाती हैं। इन रिंग्स का काम ये है कि अगर ट्रेकिया में वायु ना हो किसी समय तो ट्रेकिया पिचकने ना पावे, ट्रेकिया को एक तरह से स्थायित्व प्रदान करती हैं ये कार्टिलेज की रिंग्स। ये ट्रेकिया को पिचकने से बचाती हैं, और क्योंकि ये इनकम्प्लीट होती हैं तो इनकम्प्लीट होने के नाते ट्रेकिया में थोड़ी बहुत स्ट्रेचबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबल रहती हैं। थोरैक्स में पहुंचने के बाद ट्रेकिया 2 ब्रोंकाई में विभक्त हो जाता है। इनको सिंगुलर ब्रोंकस कहलाएगा, प्लूरल ब्रोंकाई। एक दाहिनी तरफ चला जाता है ब्रोंकस और दूसरा बाईं तरफ चला जाता है, और वो अपनी अपनी तरफ के लंग्स या फेफड़े में पहुंचता है। जो लंग्स में पहुंचते हुए जो दाहिना या राइट ब्रोंकस है वो 3 ब्रांचेज में विभाजित हो जाता है, और जो बाईं तरफ का ब्रोंकस है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो दाईं तरफ का लंग्स होता है, राइट लंग्स, उसमें 3 लोब पाए जाते हैं, 3 पालियाँ होती हैं, और प्रत्येक पाली में एक एक ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की ब्रांच है, ब्रोंकस की ब्रांच है, एक एक ब्रांच तीनों लोब में जाती है, इसलिए दाहिनी तरफ 3 लोब हैं। जो बाईं तरफ का लंग्स होता है उसमें 2 पालियाँ या 2 लोब होते हैं, इसलिए बायां जो ब्रोंकस है ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है, दोनों लोब्स में जाने के लिए एक एक शाखा। वास्तव में बाईं तरफ का कुछ हिस्सा हृदय के द्वारा घेर लिया जाता है, इसलिए यहाँ 2 ही लोब पाया जा रहा है। ये जो ब्रोंकियल ब्रांचेज हैं या ब्रोंकस की ब्रांचेज हैं, ये फिर से डिवाइड होती हैं, और हर बार विभाजन के बाद अगली शाखा पहले वाले से पतली होती चली जाती है। इन पर भी कार्टिलेज की उसी तरह की इनकम्प्लीट सी आकार की रिंग पाई जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अंत में विभाजन होते होते जब ये शाखाएं इतनी पतली हो जाती हैं कि उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर रह जाता है, उसके बाद इसमें कार्टिलेज की रिंग नहीं पाई जाती है, और अब इनको ब्रोंकियोल कहते हैं। तो ब्रोंकाई वो है स्ट्रक्चर्स जिसमें कार्टिलेज की रिंग हैं, और ब्रोंकियोल वो स्ट्रक्चर हैं जिसमें कार्टिलेज की रिंग नहीं है। ब्रोंकियोल 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर के पतले होते हैं। अब ये ब्रोंकियोल फिर से विभाजित होते हैं और बार बार विभाजित होते रहते हैं। अनेक विभाजनों के बाद अंत में जाकर के ये वायु की थैलियाँ होती हैं, एयर सैक्स कहते हैं, एयर सैक्स में जाकर के खुलते हैं, उन्हीं को एल्वियोलाई भी कहते हैं। एक एयर सैक में 4 से 6 छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलस उसका सिंगुलर है, एल्वियोलाई प्लूरल है। तो प्रत्येक एयर सैक में 4 से 6 छोटे छोटे एल्वियोलस या एल्वियोलाई पाए जाते हैं। अगर चित्र देखें तो ये अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये एक एयर सैक यहाँ दिखाया गया है इस डायग्राम में। वास्तव में यही एल्वियोलस जो है ये गैसीय एक्सचेंज या गैसों के आदान प्रदान का यहीं पर होता है, गैसों का आदान प्रदान। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम इसलिए होता है कि जिससे बाहर से कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या अन्य कुछ प्रवेश ना करने पावे, और अगर वो प्रवेश कर जाए तो उसको ट्रैकिया में ही
सीलिया के द्वारा रोक लिया जाए, अंदर लंग्स में ना जाने दिया जाए। और दूसरी बात, ये सीलिया निरंतर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे वायु को बाहर निकालने में सुविधा मिलती है। अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ आ गया तो ये बाहर निकाल देते हैं उसको। लेकिन एल्वियोलाई की दीवारों में सीलिया नहीं पाए जाते हैं। एल्वियोलाई की दीवारें सिंगल लेयर, एक परत की एपिथेलियम से बनी हुई होती हैं, और खाली एक ही कोशिकाओं की थिकनेस होती है, सिंगल सेल थिकनेस, एक कोशिका की मोटाई। और उनके बाहर रक्त नलिकाओं का बहुत घना जाल होता है, इसको हम वेस्कुलर सप्लाई कहते हैं, रिच वेस्कुलर सप्लाई। वहाँ रक्त की बहुत अधिक आपूर्ति होती है, रक्त की पतली नलिकाओं का वहाँ पर जाल पाया जाता है। विशेषता क्या है कि जो एल्वियोलस की दीवारें हैं, एपिथेलियम अभी मैंने बताया, ये गैसों के लिए तो पारगम्य हैं, गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसके आर पार जा सकते हैं, लेकिन रक्त का प्लाज्मा या रक्त का द्रव इसके आर पार नहीं जा सकता। इसलिए ये जो एल्वियोलाई हैं वो सदैव सूखे रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो कैपिलरीज या रक्त की पतली नलिकाएं उस एल्वियोलस के चारों ओर पाई जाती हैं, वहाँ रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, लगभग 10 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। सामान्यतया आर्टरीज और वेंस में ये रक्त का दबाव 80 से 120 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर मात्र 10 मिलीमीटर पारे के बराबर 10 mm ऑफ Hg ही इसका प्रेशर होता है। इसलिए ये रक्त छन करके एल्वियोलाई में नहीं जाने पाता है, नहीं जा सकता है, एल्वियोलाई सूखे रहते हैं। अगर किसी कारण से वहाँ रक्त का दबाव बढ़ जाए और नलिकाओं से रक्त छन करके एल्वियोलाई में पहुँच जाए, तो ऐसी स्थिति पल्मोनरी एडेमा कहलाती है। पल्मोनरी एडेमा हिंदी में कहेंगे फेफड़े में सूजन उत्पन्न हो गया है या फेफड़े में पानी भर गया है। तो ये तो पैसेज की बात हुई। जहाँ पर फेफड़े स्थित है उस कैविटी को थोरेसिक कैविटी या थोरेक्स कहते हैं। ये थोरेक्स रिब केज में ढका हुआ होता है। रिब अर्थात पसलियों के द्वारा ये सुरक्षित होता है। लेटरल वेंट्रल साइड में हर तरफ इसको पसलियाँ घेरे हुए रहती हैं, तो पसलियों से सुरक्षित रिब केज में फेफड़े पाए जाते हैं। रिब केज के निचले लोअर साइड में नीचे की तरफ एक डायाफ्राम नाम की रचना पाई जाती है, जो मांसपेशी युक्त रचना है। तो इस तरह से फेफड़े, रिब केज और डायाफ्राम, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड और इन बाकी चारों तरफ से रिब केज के और वेंट्रल नीचे की तरफ डायाफ्राम से घिरे हुए रहते हैं। फेफड़े स्पेसिफिक जिस कैविटी में पाए जाते हैं उसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। प्लूरल कैविटी में डबल वॉल, 2 परत की दीवारें पाई जाती हैं। बाहर वाली उसकी परत को कहते हैं पेराइटल प्लूरा और भीतरी परत को कहते हैं विसरल प्लूरा। तो पेराइटल और विसरल 2 परतों से घिरा हुआ, ये दोनों मेजोरन की परतें हैं, इन दोनों परतों से घिरा हुआ होता है प्लूरल कैविटी। उसी के अंदर फेफड़े स्थित होते हैं, लंग्स स्थित होते हैं। पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव का काम ये है कि क्योंकि फेफड़े में बार बार हवा जा रही है और निकल रही है, तो फेफड़े में किसी प्रकार का घर्षण ना होने पाए। इसके ठीक बाहर आप समझ रहे हैं कि बोन से बना हुआ रिब है, तो अगर यहाँ पर बार बार फेफड़े का फूलना और कम होना ये चलता रहता है, रिब्स इस पर किसी प्रकार का घर्षण ना उत्पन्न करने पाएँ। इस घर्षण से बचाने के लिए दोनों प्रकार के पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जो फेफड़े की सुरक्षा करता है, लंग्स की सुरक्षा करता है। अगर इस द्रव की मात्रा बढ़ जाए दोनों झिल्लियों के बीच में,
पैराइटल और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में स्थित द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस अवस्था में वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और उसको प्लूरिसी नाम की अवस्था कहते हैं। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है प्लूरिसी, जो कि फेफड़े के बाहर की दोनों झिल्लियों में द्रव की मात्रा बढ़ जाने से होता है। विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण भी ये हो सकता है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि किस प्रकार से एयर पैसेज और लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख लेंगे, यहाँ डायग्राम मैंने दिया है, ये एल्वियोलाई का डायग्राम है और ये जनरल डायग्राम है जिसमें एयर पैसेज और लंग्स दिखाए गए हैं। दोनों लंग्स के बीच में आप देखेंगे तो हृदय स्थित है। कोई भी समस्या हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे बताएंगे मेरे मोबाइल नंबर पर या मुझे व्हाट्सएप पर सूचित करेंगे। थैंक यू बच्चों।